नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसका पहले 10 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो एडिटोरिया का है। कितने क्वेश्चन है? तो 150 क्वेश्चन है। 150 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग ओनली 150 क्वेश्चन पर निर्भर नहीं रहिए। जो कुछ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं ना, उसे आपको ध्यान से सुनना है। आप सभी इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो जो इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं ना, वो आपसे पूछा जरूर जाएगा। बिहार दरोगा में देखने के लिए मिला कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया था वो चीज़ पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग को वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और बिहार दरोगा में एक बदला ट्रेंड किया था कि जो 2019 का पीटी हुआ था और जो 2021 का पीटी हुआ, वो दोनों में आज समय आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था ईजी था, लेकिन जो पूछा गया 2021 का क्वेश्चन, उसमें क्या था कि बोलते हैं कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। इस क्वेश्चन में क्या था? कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। तो आप लोग जो बीपीएससी दीजिएगा तो आप लोग भी उलट फेर के लिए तैयार रहिए। हम ये चाहेंगे कि आप लोग इस तरीके से तैयारी करके जाइए कि कितनों उलट फेर कर दे, फिर भी आप जो है 110 नंबर अपना 110 115 नंबर आप अपना कन्फर्म कर लीजिए। ठीक है, तो करंट कम से कम आपको पढ़ना है 12 से 18 महीने का। 12 महीने से कम नहीं चलेगा, 12 महीने नहीं, 15 से 18 महीने। ठीक है, 15 से 18 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको हम पूरा करा देंगे और करंट भी पूरा करा देंगे आपका। इस बार जो बीपीएससी के लिए फुल्ली बीपीएससी के लिए अपने चैनल को काम करना है। और अगर एनटीपीसी के लिए जो स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग एनटीपीसी के लिए जो दीजिएगा तो देखिए यहाँ से आप लोग एनटीपीसी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो पॉलिटी पूछा जाएगा, आप यहाँ से उसका हेल्प ले सकते हैं एनटीपीसी वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक निम्नलिखित में से कौन थे? ध्रुव दल क्या था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण। साथ ही आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। लोक नायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? ये दिन पूछा जा रहा है कि किस दिन जो है केंद्रीय विधानसभा में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था। तो 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। और किसके विरोध में फेंका गया था? तो आपको याद रखना कि ट्रेड डिस्प्यूट एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। फिर से बोलते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट एवं पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में फेंका गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। फिर से बोलते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और आपको याद रखना है, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी जो दिया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस सल्तनत शासक के समय जो है अंग्रेजों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय जो है पहला आक्रमण मंगोलों ने किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था? तो चंगेज खां के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1221 में किया गया था। अगर आपसे ये चीज़ नहीं पूछे, आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है सर्वाधिक मंगोल आक्रमण होता है। नेक्स्ट है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो आपको याद रखना है कि मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में जो है कितना युद्ध होता है? 4 युद्ध होता है। पहला युद्ध कब होता है? तो पहला युद्ध जो है 1767 से कि 1769 के बीच में होता है। पहला हो गया, ठीक है। और सेकेंड कब होता है? तो सेकेंड होता है 1780 से
84 के बीच में होता है। तीसरा कब होता है? 1790 से 92 के बीच में होता है। और चौथा कब होता है? 1799 में होता है। तो जो 1764 से 1769 तक ये जो पहला आपके अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध होता है, किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है? तो इसे नोट कीजिएगा, मद्रास के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। जो सेकेंड युद्ध होता है वो किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है? तो मंगलूरू के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। जो तीसरा युद्ध होता है ये किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से समाप्त होता है। चौथा में कोई संधि ही नहीं होता है। चौथा में क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान होते हैं मारा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तो आपको याद रखना है, ये पूछ रहा है तीसरा युद्ध वाले में। ठीक है, तो उस समय कौन थे? टीपू सुल्तान थे। और अंग्रेज़ की तरफ से उस समय जो आपके गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस किसमें? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब नहीं बोलना है। तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इनके द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो जो प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती है वो गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। कौन है? भास्कराचार्य हैं इसके राइटर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ये रचना कब की है? तो ये 12वीं सदी की रचना है। ये 12वीं सदी की रचना है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में जो है दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? जो मुगल काल में दरोगा का पद था किस विभाग से इसका संबंध था? तो आपको याद रखना है कि इसका संबंध था टकसाल विभाग से। टकसाल विभाग से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टकसाल थे वहाँ पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिनको लगता है कि हम बहुत स्लो बोलते हैं आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो है हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह कथन है। किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह कथन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन के समय जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1904 में पारित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो ये स्टेटमेंट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विद्रोह को जो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो किसके द्वारा बताया गया था? तो आउट्रम एवं टेलर के द्वारा बताया गया था। आउट्रम एवं टेलर के द्वारा बताया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या बोला गया था 1857 के विद्रोह के बारे में? तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि सन 1857 का जो विद्रोह है सिपाही विद्रोह नहीं था, अपूर्ति स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निर्मित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। किसके द्वारा बोला गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया है। साथ ही आप याद रख सकते ये जो टी आर होम्स है इसके द्वारा क्या बोला गया था 1857 के क्रांति के बारे में? तो ये बोलता है कि बर्बरता और सभ्यता का युद्ध था। बर्बरता और सभ्यता का युद्ध था 1857 का विद्रोह। साथ ही जो LER रिज ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि धर्मांधरों का युद्ध था। क्या था? धर्मांधरों का युद्ध था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1934 में जो है कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि 1934 में जो है कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो पटना में होता है। और पटना में कहाँ पर होता है? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता है।
कहाँ पर होता है? अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछ देगा कि जो आपके कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नोट कीजिएगा, आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। अगर पूछ देगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में, फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा? तो असहयोग आंदोलन के समय। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एम.एन. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1920 में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 1920 में हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को जो है कितने भागों में बांटा था? बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है और नया भी क्वेश्चन होगा। लॉर्ड डलहौजी ने जो है व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत जो है भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो 3 भागों में बांटा था। पहला भाग में कौन थे? तो पहला भाग में वो शामिल थे जो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और ना ही अंग्रेज को जो है कर देते थे। पहला हो गया। दूसरा में कौन थे? तो वो रियासत सम्मिलित थे जिसमें जो पहले आपके मुग़ल था या पेशवा उसके अधीन थे। समझे कि नहीं? दूसरा में कौन थे कि दूसरा आपके वर्ग, उसमें वो रियासत शामिल थे जो पहले मुग़ल या जो मराठे हैं या पेशवा हैं उसके अधीन था, ठीक है। और तीसरे वर्ग में कौन आता है? तीसरा वर्ग में आता है कि जो रियासत की स्थापना एक तरीके से अंग्रेज करते हैं, ठीक है। जो भी रियासत होता है उसकी स्थापना एक तरीके से जो अंग्रेज़ों की दया कृपा पर होती है, वो तीसरे वर्ग में आते थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति थी? तो किसकी परिणति थी? क्रिप्स मिशन की परिणति थी। मतलब जो क्रिप्स मिशन था उसने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, इच्छा शक्ति की कमी थी। भारतीयों के द्वारा आज़ादी की मांग की जा रही थी और जो क्रिप्स मिशन वाले थे ये बोल रहे थे कि तुमको जो है युद्ध के बाद हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। तो इसी के खिलाफ में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये आपसे पूछा जाता है। तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि किसने जो है अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि सी राजगोपालाचारी के बारे में याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के द्वितीय एवं एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो बता चुके हैं आपको हम, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो अस्थाई बंदोबस्त था इसमें किससे समझौता होता था? तो जमींदार से होता था। किससे होता था? इसमें जो है जमींदार से समझौता होता था और जमींदार जो है किसान से जाके राजस्व वसूलता था। और इसमें जो आपके जमींदार है इसे कितना मिलता था? तो इसे मिलता था 10%। इसे कितना मिलता था? 10%, मतलब कि 1/11, ठीक है। जो अंग्रेज़ था इसे कितना मिलता था? तो अंग्रेज़ को मिलता था 90%, मतलब कितना? तो इसे 90% कितना हो गया आपका? 10/11, ठीक है, इतना मिलता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो अस्थाई बंदोबस्त है जमींदार से समझौता होता है, जबकि जो रैयतवाड़ी है ये आपके दक्षिण भारत में होता है। इसमें किससे समझौता होता है? तो जमींदार से नहीं होता है, डायरेक्ट किसान से होता है, ठीक है, डायरेक्ट किसान से होता है। और महालबाड़ी भी किससे समझौता होता है? तो महाल से होता है, सीधे गांव से होता है, पंचायत से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने जो है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो किसने जो है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना कि जो सोम प्रकाश पत्रिका है ये बांग्ला में, जो बांग्ला लैंग्वेज होता है उसमें छपता था और साप्ताहिक पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका था। और कहाँ से छपता था? तो कोलकाता से छपता था। और इसका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1858 से प्रारंभ हुआ था। इतना आपको याद रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि भारत की कोकिला किसे बोला जाता है? तो सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। अगर ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। यहाँ पर 3 क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महात्मा गांधी को श्रेय दिया जाता है, महात्मा गांधी को। और प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया जाता है? तो बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में प्रथम सत्याग्रह किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। जो सत्याग्रह शब्द है ये, इसका इस्तेमाल गांधी जी पहली बार कहाँ पर करते हैं? तो पहली बार दक्षिणी अफ्रीका में करते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। नेक्स्ट है कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो विधवा पुनः विवाह अधिनियम है ये कब पारित होता है? तो 1856 में पारित होता है। और 1856 में जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और आपको याद रखना है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ये दोनों चीज़ अलग अलग है, ठीक है, लेकिन आंसर एक है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। फिर से बोलते हैं कि अगर आपसे पूछता है कि भारत के जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे, लॉर्ड माउंट बेटन थे। इतना सॉरी लॉर्ड कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम, विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो किसके समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1856 में पारित किया गया था। और किसके प्रयासों से पारित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से इसे पारित किया गया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम, हम वायसराय नहीं बोल रहे हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रथम में आ जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक और अंतिम में आ जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। और वायसराय के प्रथम में आपके कौन आ जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। ये आपके समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो किसके द्वारा सुनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया था। और कब सुनाया गया था? तो 1 नवंबर 1858 को। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम जो है मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? मतलब कि अंग्रेज़ों के साथ में जो है मराठा का युद्ध लास्ट, मतलब तीसरी बार कब हुआ था? तो 1817 से 18 के बीच में होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो मराठा जो होते हैं ये हार जाते हैं। उसके बाद मराठे के साथ समझौता किया जाता है और यहाँ पर जो आपका पेशवा का पद है उसे समाप्त कर दिया जाता है। जो पेशवा का पद है उसे समाप्त कर दिया जाता है। और आपको याद रखना है कि जो अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पर नहीं होती है? तो आपको याद रखना है कि तामलुक, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर तो होती है। सतारा, सतारा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर भी समानांतर सरकारें चलती है। मतलब कि एक साइड आपके अंग्रेज़ की सरकार और एक साइड आपके जो हमारे क्रांतिकारी थे उनकी सरकार चल रही थी, समझे कि नहीं। उसके बाद बलिया, उत्तर प्रदेश में भी आपके
जो समानांतर सरकारें थी चल रही थी, जबकि गोरखपुर में समानांतर सरकारें नहीं चल रही थी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पॉलीग्रो का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पॉलीग्रो का विद्रोह है ये कब शुरू होता है? तो 1802 में इसकी शुरुआत होती है। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो कराची अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का क्या, जो गांधी इरविन समझौता होता है उसको अनुमोदन किया जाता है। उसको अनुमति दी जाती है। साथ ही आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों के जो प्रस्ताव जो है, जो मौलिक अधिकारों के जो प्रस्ताव की स्वीकृति कहाँ पर मिलती है? तो कराची अधिवेशन में ही मिलती है 1931 के। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में नव जागरण के प्रारंभ का संबंध है। अच्छा क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में जो है नव जागरण के प्रारंभ का संबंध है तो 19वीं सदी से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि भारतीय नव जागरण का अग्रदूत किसे बोला जाता है? फिर से बोलते हैं, भारतीय नव जागरण का अग्रदूत किसे बोला जाता है? तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। आप सभी लोग को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर कहीं पर हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं तो बोलने में हमसे भी कुछ मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में जो है खैरबार विद्रोह का संबंध था। अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक भारत में खैरबार विद्रोह का संबंध था तो बिहार से था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो खैरवार जनजाति है वर्तमान में कहाँ पर मिलते हैं बिहार के? तो रोहतास में मिलते हैं। कहाँ पर? रोहतास में। ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनहैप्पी इंडिया के रचयिता हैं। जो अनहैप्पी इंडिया है उसके रचयिता कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो जो डेनमार्क की कंपनी है अपनी जो पहली फैक्ट्री है ये ट्रावनकोर में स्थापित करती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका, यहाँ पे क्या लिखा गया है? ट्रैक वेबार, कोई गलत लिखा हुआ है, ट्रावनकोर होना चाहिए। ठीक है, ट्रावनकोर इसे कर लीजिएगा, ट्रावनकोर। तो सी इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रावनकोर। तो सी इसका राइट आंसर होगा। और आपको याद रखना है कि जो ये डेन है ये भारत में आते कब हैं? तो 1616 में भारत में आते हैं। 1616 में भारत में आते हैं। और अपनी जो पहली फैक्ट्री है ये कहाँ पर स्थापित करते हैं? त्रावणकोर में। और कब स्थापित करते हैं? तो 1620 में स्थापित करते हैं। लेकिन फाइनली जो है 1745 में जो है जो डेनमार्क की कंपनी है अपनी भारत की जितनी भी कंपनियां होती हैं उसे बेच के 1745 में किसे बेचते हैं? अंग्रेज को बेच के ये भारत से बाहर चले जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सत्य है? मतलब कौन सा कथन जो है सही है? तो देख लीजिए। उसने विजयनगर साम्राज्य में सुलभ वंश की स्थापना की। उसने जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है सुलभ वंश की स्थापना की। सुलभ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा? तुलुब वंश। क्या होगा? तुलुब वंश की स्थापना की। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसने 1509 से 1530 तक जो है शासन किया था। तो सही बात है। उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया। तो ये भी सही बात है। तो दोनों कथन सही है और जो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? इसमें आपको क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए कि उस अधिनियम के बारे में बताना है कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं पहले क्या होता था, उनको नामजदगी किया जाता था। मतलब कि उनको सिर्फ चुन लिया जाता था, ठीक है तुम बन जाओ, ठीक है। लेकिन अब क्या बोला गया कि नहीं, अब वो काम नहीं चलेगा, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। अब क्या होगा? अब जो है परीक्षा देना, जो भी कंपनी के कर्मचारी बनेंगे
उसके लिए उनको परीक्षा देना होगा। क्या करना होगा? उनको परीक्षा देना होगा। तो जो परीक्षा की बात जो है किस एक्ट के माध्यम से तय किया गया था? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ये बोल दिया गया कंपनी को, संसद के द्वारा, कि किसी भी समय जो है कंपनी का जो शासन को समाप्त कर देगी संसद, और शासन जो है अपने हाथ में संभाल सकती है। कौन? संसद। समझे कि नहीं? कंपनी के शासन को समाप्त कर देगी, और जो शासन कौन संभालेगा? तो जो शासन है अब अंग्रेज सरकार संभालेगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? तो 1881 में शुरू किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय जो है 1881 में भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। नोट कीजिएगा, 1881 में जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन साहब थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि लॉर्ड रिपन है, इन्हीं के शासन काल में जो है पहली बार जो है भारत में कारखाना अधिनियम आता है। कब आता है कारखाना अधिनियम? तो 1881 में आता है। कब आता है? 1881 में आता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इल्बर्ट बिल पारित कब किया गया? ये IAS का पूछा हुआ सवाल है। इल्बर्ट जो यूपीएससी पूछा था कि इल्बर्ट बिल विवाद था क्या, ये पूछा था, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इल्बर्ट बिल पारित कब हुआ था। तो जो इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था? तो 1883 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1883 में पारित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1883 में जो है रिपन के काल में जो है, रिपन याद रखिएगा, रिपन के काल में इल्बर्ट बिल पारित किया गया था। और इस बिल के विरोध में जो है अंग्रेज़ों ने जो विद्रोह किया उसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि श्वेत विद्रोह किससे संबंध है? तो इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है। इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है श्वेत विद्रोह, इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना कि 1882 में जो है रिपन ने हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया था। तो आपसे पूछता है कि हंटर आयोग कब आया था? तो 1882 में। और इसकी जो गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसका गठन किया गया था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो A.O. ह्यूम को जाना जाता है। कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम है कांग्रेस के संस्थापक। और कांग्रेस की स्थापना कब किया जाता है? तो 1885 में किया जाता है। जो ये आपके A.O. ह्यूम है, ये किस देश के थे? तो आपको याद रखना है कि स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, स्कॉटलैंड के थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछता है कि जब कांग्रेस का स्थापना किया गया ना, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। जो लॉर्ड डफरिन है, इसका शासनकाल जो है 1884 से जो है 1888 के बीच में रहता है। जो लॉर्ड डफरिन था, इसने कांग्रेस को क्या बोला था? कि कांग्रेस को बोला था कि जो कांग्रेस है मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। क्या है? मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। नेक्स्ट है कि बिहार में जो है नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से? तो किस आंदोलन से? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जो है लैंडलॉक राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो है लैंडलॉक राज्यों की संख्या कितनी है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछ रहा है कि भारत में जो है लैंडलॉक राज्यों की संख्या आपको बताना है कितनी है जिसकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, मतलब कि भारत पाकिस्तान, भूटान, नेपाल से टच नहीं करती है। ऐसे कितने राज्य भारत में हैं? और लैंड लॉक होना चाहिए, मतलब कि उसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगना चाहिए। तो कितने राज्यों से हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन राज्य हैं इसे नोट कीजिएगा जो नहीं जानते हैं। हरियाणा पहला है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा झारखंड है, 5वां तेलंगाना है। इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि नीति दर्रा एवं माना ला दर्रा किस प्रदेश में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है?
तो नीति दर्रा एवं मानाला दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि बोमडी दर्रा, ये बोमडीला, इसे बोमडी, ये इसे बोलते हैं बोमडीला भी बोला जाता है, ठीक है। बोमडीला दर्रा या दीफू दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही आपको एक दर्रा और याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और आपको याद रखना है कि जो सिपकिला दर्रा है, सिपकिला दर्रे से ही भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि हिमालय के पहले जो है कौन सी नदियाँ आपके बह रही थी? तो हिमालय निर्माण होने से पहले जो है कौन कौन नदियाँ बह रही थी? तो आपको याद रखना है, पहला कौन है? पहला आपके है सिंधु, दूसरा है सतलज, तीसरा कौन है? ब्रह्मपुत्र। 3 नदी के नाम याद रखिएगा कि गंगा के निर्माण से पहले से बह रही है, ठीक है। ये 3 नदियों के नाम आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है कि इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? पश्चिम से जो है इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है? तो सबसे जो पहले कौन आएगा? अवध का मैदान आएगा, रोहिलखंड का मैदान आएगा, मगध का मैदान आएगा और मिथिला का मैदान आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपका आएगा 3 ये हो गया। उसके बाद आपका है 4, तो 4 ये हो गया। उसके बाद आपका है ये फर्स्ट ये हो गया। और उसके बाद ये, तो सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। इसे एक बार आप लोग चेक भी कीजिएगा मैप में, इसे आप लोग एक बार मार्क कीजिएगा, ठीक है। इसे चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि माही नदी किस खाड़ी या सागर में गिरती है? तो जो माही नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो जो माही नदी है मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्यन श्रेणी से निकलती है। फिर से बोलते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले के जो है विंध्यन श्रेणी से निकलती है माही नदी। और गिरती कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, खंबात की खाड़ी में गिरता है, खंबात की खाड़ी में गिरता है। और आपको याद रखना है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कौन सी नदी काटती है कर्क रेखा को 2 बार? तो माही नदी 2 बार काटती है। एक और नदी है, एक और कौन नदी है? तो स्वर्ण रेखा नदी है। कौन है? स्वर्ण रेखा नदी, जो कहाँ बहती है? झारखंड में बहती है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी काटती है, कांगो नदी काटती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मकर है, मकर रेखा है, इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी काटती है। ये भी आपके अफ्रीका की नदी है, ठीक है। जो कांगो नदी ये भी अफ्रीका का है और लिम्पोपो भी आपके अफ्रीका का, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि तालेचर उड़ीसा में किस लिए प्रसिद्ध है? जो तालचर है उड़ीसा में किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो है याद रखिएगा कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो है कौन राज्य करता है? तो छत्तीसगढ़ सर्वाधिक उत्पादन करता है कोयले का। कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। ये 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत है, तो कहाँ पर है? 2011 जनगणना अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितने % हिंदू हैं? तो 95.17%, 95.17% है। जो उड़ीसा है यहाँ पर हिंदू कितने हैं? तो 93.63% है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर हिंदू कितने हैं? तो 93.25% है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है? तो बिहार में मिलती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी, जबकि जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह नहीं है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और जो वरुण है ये आपके जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह है। जबकि आपको याद रखना है कि मंगल आपके जोबियन बाह्य ग्रह के अंदर नहीं आता है। जो पृथ्वी है आंतरिक ग्रह के अंदर में आता है, आंतरिक ग्रह के अंदर में आता है। विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो प्रशांत प्लेट है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करता है? तो कितना करता है? 0.68% है। कितना है? 0.68% है। आपसे अगर पूछा जाता है कि महासागर में कितना जल है, तो 97.25% है। 97.25% है। साथ ही आपको याद रखना है कि हिमानिया, जो हिमानी में जल आपके जो हिमालय जिसकी जो बर्फ़ के रूप में कितना जल आपके स्टोर है, तो 2.5% है। और भूगर्भ में कितना है? तो 0.68% है। तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, आपके पूरा पीने लायक जल हो जाएगा। तो 13 और इतना जो 2.73 जो इतनी हुआ ना, हाँ 2.73 जो % आपके पीने लायक जल है। नेक्स्ट है कि नाम्बिब मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है? तो अंगोला में है, नामीबिया में है और दक्षिण अफ्रीका में है। तो सभी देशों में जो नाम्बिब मरुस्थल है इसका आपके विस्तार है इस तरीके से। ये आपके अफ्रीका है, यहाँ पर आपके है, ठीक है, नाम्बिब मरुस्थल। तो अंगोला में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में। तो तीनों का तीनों सही हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है, आपको याद रखना कि बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है हिमालय का ही भाग है। कहीं पर लिखा गया है हिमालय का ही भाग है और इसका निर्माण जो है टर्सरी भू संरचना के फलस्वरूप हुआ है। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है ये आपके हिमालय का ही भाग है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सोमेश्वर श्रेणी है इसका विस्तार किन जिलों में है बिहार के, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। बिहार में जो है बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है, दरभंगा में भी है, सहरसा में भी है, पूर्णिया में भी है, सारण में भी है और मधेपुरा में भी है। तो सारे के सारे जगह जो है कि बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट में है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न शहरों को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए। सबसे पहले है छपरा। छपरा जो शहर है किस नदी किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सरयू नदी किनारे स्थित है। उसके बाद है जहानाबाद। जहानाबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो ये आपके है दरधा नदी किनारे स्थित है। दरधा एक नदी है। उसके बाद है दरभंगा। जो दरभंगा आपको पता है, बागमती और फतुआ आपको पता ही, पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो पुनपुन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3। 4 1 2 3 किस में है? 1 2 3। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रागी या मड़ुआ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार के दरभंगा में जो है आपके जो रागी है या मड़ुआ है इसका खेती सर्वाधिक होता है। बिहार के कितने जिलों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के, बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करती है? तो कितने जिलों की? 8 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन ये डिस्ट्रिक्ट से नोट कीजिएगा, ऊपर से आइए। पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और एक रोहतास है। 8 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक। तो बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है मगध प्रमंडल में नहीं आता है? तो मगध प्रमंडल में शेखपुरा और जमुई नहीं आता है। जो शेखपुरा और जो जमुई है ये कौन से प्रमंडल में आते हैं? तो मुंगेर प्रमंडल में आते हैं, ठीक है। ये मुंगेर प्रमंडल में आपके आते हैं। जबकि अरवल, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद ये आपके मगध प्रमंडल में आते हैं। तो एक से अधिक गलत होने के कारण इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ई वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ई ऑप्शन आपके सही होगा। साथ ही आपको याद रखना है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आपके वनाच्छादित है? तो 7.76% पर ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही इसमें याद रखना है आपसे कि पूछा जाएगा कि वृक्षा आवरण का क्षेत्र कितना % में है बिहार का? तो 2.13% है। 2.13
परसेंट है और वन कितना है तो 7.76% है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में बताना है। मतलब सबसे अधिक कहाँ पर है, उसके बाद उसके बाद उससे कम कहाँ पर है। तो सबसे अधिक कहाँ पर है, कैमूर में है। उसके बाद कहाँ पर है, कैमूर के बाद आपके जमुई है, जमुई के बाद आपके नवादा है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो आपके कैमूर है यहाँ पर कितना परसेंट आपके जो वनावरण है पूरे बिहार का, तो 31.40% है। जमुई में कितना है, तो जमुई में आपके 20.91% है। जबकि नवादा में कितना है, तो नवादा में 20.56% है। एक याद रखिएगा रोहतास, ये रोहतास का कितना है, तो 17.45% है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो आप सभी लोग को पता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक के रख सकता है, तो 14 दिनों तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में। कहाँ पर, लोकसभा में। और किस आर्टिकल में, आर्टिकल 110 में। कोई भी बिल को धन विधेयक कौन बताता है कि ये धन विधेयक है बिल, तो लोकसभा के अध्यक्ष बताता है। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो ब्रिटेन में। कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो डी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 67 के तहत। साथ ही आपको याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता जो है केवल राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है, तो कोई समय सीमा आपके दिया गया नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो 4 राज्यों किए गए हैं। पहला असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है, तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो आपको याद रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने मेंबर होते हैं, तो राज्यसभा की जो विशेषाधिकार समिति होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, तो 10 मेंबर होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि तो क्या पूछा गया है कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 मेंबर होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं, उसमें 15 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है, तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, आर्टिकल 76, ठीक है, आर्टिकल 76। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि घूमती हुई बस्तियों की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। घूमती हुई बस्तियों की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो क्या बोला जाता है, गायरोस्कोप बोला जाता है, गायरोस्कोप बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण से
संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपके असत्य है, इसमें से कौन से कथन आपके असत्य है। तो देख लीजिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो सही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, ये भी सही है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होता है, ये भी सही है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, तो गलत बात है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण होता है कि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है, इसीलिए क्या होता है, जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से कम होता है, इसीलिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पहला है जूल, जूल का हो जाएगा कार। एम्पियर, एम्पियर का हो जाएगा विद्युत धारा। वाट, वाट का हो जाएगा शक्ति। वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस बल के कारण जो है दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है। तो आपको याद रखना है अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आप जो अपना मिक्सी देखते हैं, जो घर में खाना बनाते हैं, उसमें भी आप अगर दूध को डाल दीजिएगा और घुमा दीजिएगा कस के, तो उससे जो आपकी मिक्सी है उससे जो घी है बाहर आ जाएगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसे करके देखिएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती है। तो जो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिजली चमकते या तड़ित से जंगलों में आग लग जाती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है, इसीलिए। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे जो है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट और साधारण जल का, किसका, ग्रेफाइट और साधारण जल का। ये बिहार दरोगा पूछा हुआ सवाल है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने लेजर का आविष्कार किया। तो लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो थियोडोर मेनन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अल्फ़ा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देख लीजिए, यह एक धनावेशित किरण है, तो सही बात है अल्फ़ा। यह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, ये भी सही है। ये फोटोग्राफिक प्लेट का कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो डालते हैं, ये भी गलत है, ये गलत है। इनका वेग प्रकाश की वेग का 1/10 होता है, तो ये सही है। बाकी देखिए, ये पहला भी सही था, बी भी सही है और डी भी सही है, जबकि सी वाला ऑप्शन आपके गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें, बढ़ते क्रम में करना है। अच्छा क्वेश्चन है कि परमाणु भार के अनुसार जो है तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करना है बढ़ते क्रम में। तो कर लीजिए, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी। एल्युमिनियम कितना होता है, 27। लोहा का कितना होता है, तो लोहा का होता है आपके 55.8 होता है। तांबा का कितना होता है, तो 63.5 होता है। चांदी का कितना होता है, तो 108 होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु भार के अनुसार जो है तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करना था, तो इसको बढ़ते क्रम में बताना था। तो सबसे कम 27, उसके बाद 55, फिर 63, उसके बाद 108। नेक्स्ट है कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कच्चे आम में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध में जो है लैक्टिक अम्ल मिलता है, कल पूछा गया था, दूध में जो है लैक्टिक अम्ल मिलता है, जबकि जो साइट्रिक अम्ल होता है ये खट्टे फल में मिलता है, जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा में मिलता है। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। ब्लीचिंग पाउडर में जो है कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है बहुलक जो है
बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग करता है, तो कौन करता है? तो करता है पॉलीएमाइड। कौन करता है? पॉलीएमाइड जो है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो सूखी सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है, रासायनिक ऊर्जा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? गन मेटल में जो है कौन सा अवयव रहता है? तो जो गन मेटल होता है उसमें तांबा, जस्ता और टिन होता है। क्या होता है? तांबा, जस्ता और टिन होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। फिर से देखिए, गन मेटल में कौन सा अवयव होता है? तो तांबा, जस्ता और टिन होता है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 20 से 50 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कौन होती है? कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। कौन होती है? तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? सबसे अधिक जो है जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ में जो है सर्वाधिक जंतु पाया जाता है, तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जुगनू एक प्रकार का है। जुगनू क्या है? तो एक प्रकार का कीट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कीट होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एपीफाइटस, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। किसके लिए? यांत्रिक अवलंब के लिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर जो है उगते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उनमें जो है पर्णहरित पाया जाता है। क्या होता है? उनमें पर्णहरित पाया जाता है, और ये दूसरे पौधे पर क्या करते हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं, यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन है? तो अग्नाशय है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय में जो है हार्मोन एवं पाचन रस का स्राव होता है, याद रखिएगा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो विषाणु होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साधारण ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो तंबाकू के खेत में। कहाँ पर? तंबाकू के खेत में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जीव दर में सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव दर में जो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधे में जो है एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो यम एन के कारण होता है, यम एन के कारण होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ पर संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में संपन्न होती है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो कौन सा आपका सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो पोटेशियम आयन जो सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल निम्न में से कौन है? तो लिनोलेनिक अम्ल है। कौन है? लिनोलेनिक अम्ल है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी के संग्रह में राज वस्तु एवं सेवा कर का भाग कितना था? तो 52% था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज वस्तु एवं सेवा कर का अनुदान कितना था, तो 30% था। समेकित वस्तु एवं सेवा कर कितना था? तो 18% था। नेक्स्ट है कि बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से
कृषि रोड मैप 3 17 से 22 के लिए कुल कितने रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो 1.4 लाख करोड़ रुपया, 1.54 लाख करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2019-20 में कितना है? तो कितना है? 332 किलो वाट है पर आवर। तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपये की प्राप्ति कहाँ से अनुमानित है? तो कहाँ से आपके अनुमानित है? तो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती है? तो यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से जो है किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती है? तो आवश्यक वस्तु की, किसकी? आवश्यक वस्तु की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो अधिकतम जो हिस्सा किसका है? दीर्घ अवधि उधार का। किसका है? दीर्घ अवधि उधार का है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है? तो सार्वजनिक खाता का भाग है। किसका है? सार्वजनिक खाता का भाग है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। फिर से देख लीजिए, किसी देश की जो है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो 3। कितने? 3। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो संजय मिश्रा को बनाया गया है। संजय मिश्रा को जो है पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो अशोक, रुद्र वे एएस मात्रे मॉडल पर आधारित थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चतुर्थ आपके पंचवर्षीय योजना है, इसका जो काल कब से कब तक रहता है? तो 1969 से 1974 तक रहता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? तो कौन नहीं है? तो शिक्षा तो है, स्वास्थ्य भी है, जीवन स्तर भी, जबकि रोजगार नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक जो है एफडीआई किस राज्य को मिला है? तो गुजरात को सबसे अधिक एफडीआई मिला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने जो है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से जो है कौन जो है संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो कौन है? संथाल है। कौन है? संथाल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी आबादी कितनी है? तो 4.0 लाख। कितना है? 4.0 लाख है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो उत्तर प्रदेश में संपन्न होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सेरावीक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो दोबारा देख लीजिए, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो है सेरावीक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 में किस प्रविष्टि ने अपने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो क्राउन ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है कि किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा देने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ पर बनाया गया है? तो नालंदा में बनाया गया है। कहाँ पर? नालंदा में बनाया गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया और लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं जो है चलाई जाने की घोषणा की गई है? अच्छा क्वेश्चन है कि संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाई जाने की घोषणा की गई है? तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, तो सही बात है। मिशन पोषण 20, जल जीवन मिशन शहरी, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना, तो सारे के सारे आपके सही है। तो जो ई ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो न्यूमोकोकल वैक्सीन को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया है? तो 2021-22 के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी 2021-22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो 9.6%। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 77 है। लगभग 77 करोड़ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? भौतिकी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मनाबे, हैसलमैन और पेरेसी को। तो 1, 2, 3। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है? तो 2 खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम क्या क्या है? तो आपको याद रखना है कि वैशाली जिले के उनका नाम है प्रमोद भगत। वैशाली जिले का एक है, उनका नाम है प्रमोद भगत। और किस खेल से संबंध रखते हैं प्रमोद भगत? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है और इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो मुजफ्फरपुर के हैं, उनका नाम क्या है? शरद कुमार है। और किस खेल से इनका संबंध है शरद कुमार का? तो ऊंची कूद से शरद कुमार का संबंध है। और इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया था? तो कांस्य पदक जीता गया था। नेक्स्ट है कि वैश्विक संरक्षण मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्यों की मान्यता मिली है? तो 14। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 13वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि भारत में जो है विदेशी पर्यटकों के आगमन के क्रम का आपको सही क्रम बताना है। तो सबसे अधिक कहाँ पर आते हैं? तमिलनाडु में, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन कौन हैं? तो बांग्लादेश शामिल हुआ, उरुग्वे शामिल हुआ और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ। तीनों के तीनों शामिल होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस जो शहर को हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को हटा दिया गया। किसे? लिवरपूल को हटा दिया गया है। दोबारा देख लीजिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को हटा दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो रजनीकांत है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो यारलुंग जांगबो नदी पर। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाला
एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो बंगाल की खाड़ी था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोपेनहेगन है। कौन है? डेनमार्क में स्थित है कोपेनहेगन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो किसे दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड WC मैकमिलन को। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो पलाऊ है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया था? तो मैन ऑफ द मैच जो है ये प्रदान किया गया था किसे? तो काइल जेमिसन को। किसे? काइल जेमिसन को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? तो न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड है। और उपविजेता कौन है? तो अपना देश भारत है। नेक्स्ट है कि भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो INS तबर ने हिस्सा लिया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक गीत गोविंद जयदेवाज डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 142 का हो जाएगा, बी 143 का, एक क्रम वाला है। तो इसका हो जाएगा डी 144, इसका भी होगा डी 145, बी 146, सी 147, सी 148। इसे सोल्व कर लीजिएगा। 148, डी और 149, डी और लास्ट वाला है 150, ए होगा। तो आप लोगों ने 150 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।